कुछ भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो पहले ये पता हो कि पढ़ना क्या है। शुरू में 10 दिन की तैयारी होती है तो बहुत जोश रहता है, सर जैसा आप बता रहे हम पढ़ रहे हैं। तो कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक खराब है इसका पता कैसे चलेगा? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, उसका बेसिक नेचर, कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट और वो एग्ज़ाम का जो गोल है वो पूरा अचीव हो पाएगा। यूपीएससी की तैयारी वैसे तो कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है, हम उस तैयारी को थोड़ा सरल कर सकते हैं, लेकिन वो तब जो हम उसके जो बेसिक नेचर है उसको अच्छे से समझ लें। और बेसिक नेचर समझने के लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से सबसे पहली बात आती है सिलेबस। तो वैसे तो क्लास इकोनॉमी की है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर तैयारी करने आए हैं, सोशल मीडिया का युग है, तो आप लोगों ने सब सिलेबस वगैरह पहले से देख लिया होगा और वो सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो आपको रियलाइज होगा कि विभिन्न सब्जेक्ट्स को परस्पर लिंक करना पड़ता है और सब्जेक्ट्स में इंटरलिंकिंग जरूरी है, और इंटरलिंकिंग पूरा करने के लिए सिलेबस की सही नॉलेज होनी चाहिए। जो सामान्यतः सिलेबस धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है, यानी स्टूडेंट सिलेबस को भूल जाता है और नए अपडेशन के चक्कर में वो पुराना जो कंटेंट है वो रह जाता है। तो हम उस सिलेबस पर फोकस करेंगे। उस सिलेबस को भी देखने से पहले बेसिक जानकारी कि आपको जो भी पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहली बात है कि आपको क्या पढ़ना है। कुछ भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो पहले ये पता हो कि पढ़ना क्या है। दूसरी बात है कि पढ़ना क्यों है, यानी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो उसका वेटेज क्या है, क्यों पढ़ना है वो सब्जेक्ट, कितना काम का है वो सब्जेक्ट, या वो एग्जाम में जो भी जीएस वगैरह पढ़ना है वो कितना काम का है। और तीसरा, जब क्या और क्यों पढ़ना हो तो फिर ये भी पता हो कि कैसे पढ़ना। ये 3 बेसिक बातें हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो ये तीनों बेसिक बातें पता होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट को बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करनी हो तो उसको पता चल गया मुझे बैंकिंग से रिलेटेड सिलेबस पढ़ना है, तो वो सिलेबस पहले देख लेगा। इसी तरह से अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए हम 2 चीज़ों का आधार बनाते हैं। एक तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के ये पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, अर्थात जो कुछ सिलेबस में दिया होगा हमें वो कवर करना है। प्लस यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि इसमें सीधा सीधा सिलेबस से सवाल अगर रटे रटाए पूछ लेता तो सभी लोग आईएएस बन जाते, तो सीधे सीधे सवाल नहीं आते, वो सवाल को ट्विस्ट करता है। और ट्विस्ट करेगा तो आपको ये पता हो कि प्रीवियस ईयर में उसने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का नेचर देख लोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि जो हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है या उसमें और भी कुछ ऐड करना। जैसे आप जब नोट्स देखते हैं, हमारे नोट्स हो या किसी अन्य कोचिंग के, या कोई बुक वगैरह आपने बाजार से खरीद ली, तो कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक खराब है इसका पता कैसे चलेगा? अभी तो आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लो आप अभी गए और आपने जाके पूछ लिया बुक शॉप से, इकोनॉमी की बुक चाहिए मुझे, तो कौन सी बुक अच्छी है कैसे पता चले? आपको तो अभी कभी एग्जाम ही नहीं दिया, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अगर आपको सिलेबस पता हो और कैसे सवाल यूपीएससी पूछता आया है ये पता हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप देख पाएंगे बुक के पेज पलट के कि हाँ भाई ये हमारे काम की बुक लग रही है। अगर आपने कभी यूपीएससी का पेपर भी नहीं देखा, कभी उसका सिलेबस नहीं देखा, तो आपके लिए सारी बुक एक जैसी, अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं बचता है। सही बात है। जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा उसको आप बुक दे दीजिए, इकोनॉमी की मार्केट में 5 तरह की बुक आ रही हैं, बोलो कौन सी बुक अच्छी, वो क्या बोलेगा? मुझे क्या पता, मैं जानता ही नहीं कुछ इस बारे में। यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना। दूसरी बात, क्यों पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना है इसका पता चलेगा उसके वेटेज से, उसके स्कोर से, कितना उसका वेटेज है एग्जाम में, क्या स्कोर आता है एग्जाम में, रोल क्या है, कितने % उसकी भूमिका है। उस भूमिका को, उस परसेंटेज को, उस वेटेज भारांश को जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे इतना तो कि ऑप्शनल आपके काम का है, तो ऑप्शनल कितना वेटेज रखता है, ऑप्शनल का स्कोर कितना है, 500 नंबर। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि भाई पूरे एग्जाम में लगभग 1/4 भूमिका ऑप्शनल की है, तो हमें ऑप्शनल पे ध्यान देना पड़ता है। ऑप्शनल की आप लोग कोचिंग करें या ऑप्शनल पे ज़्यादा टाइम दें या उसके आंसर राइटिंग करें,
ये कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ऑप्शनल 500 नंबर का, अगर वही ऑप्शनल 50 नंबर का होता तो आप कहते हैं अरे इसको तो बाद में कर लेंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, प्रीलिम्स में आप लोगों को सी सेट का पेपर देना पड़ता, पता होगा है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट देना। सी सेट पे स्टूडेंट सामान्यतः कम ध्यान देता है, क्यों? क्योंकि पता रहता है तो क्वालिफाइंग नेचर का, बस पास ही तो करना। अगर ऐसे कह देता यूपीएससी कि इसका भी स्कोर मेरिट में ऐड होगा, तो आप उसकी भी कोचिंग करते या उसके लिए भी घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करते। तो कौन सी चीज कितनी काम की है ये आपको पहले से पता हो, उसके लिए हमें वेटेज पता होना चाहिए। और ये दोनों जानकारी अगर सही मिल जाए फिर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना। तो चाहे वो सब्जेक्ट हो या ओवरऑल तैयारी हो, तैयारी की रणनीति कैसी हो, रणनीति जानने से पहले तैयारी किस चीज की कर रहे हो वो क्लियर रहना चाहिए। अब मैं आपको जरा सिलेबस दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को देख लेते हैं, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब आप लोग सिलेबस देखते जाना, और मैं पूरे इस इकोनॉमी की क्लास में जितने भी दिन चलेगी क्लास, कम से कम नहीं तो मैं आपको 50 से 100 बार सिलेबस दिखाऊंगा, इतना काम का होता है सिलेबस। आज के समय में डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, तो डिजिटल बोर्ड में हम सिलेबस को बार बार देख सकते हैं। जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई होती थी कोविड से पहले, तो सिलेबस हम बोल देते थे बस भाई आपको सिलेबस रख लो अपने पास। तो कुछ लोग अपने राइटिंग पैड पर, जो आप लोग राइटिंग पैड रखते हो, इसी पर सिलेबस को चिपका लेते हैं या अपने नोट्स के फ्रंट पेज भी रख लेते हैं, वो अच्छा रहता है, बार बार दिखता रहता है। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स में जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये इकोनॉमी वाला हिस्सा है। एक बार जरा रीड कर लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, और आगे लिखा सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ये सिलेबस किसका है? ऊपर हेडिंग यूपीएससी का। यूपीएससी में किस चीज का? प्रीलिम्स वाले पार्ट का। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी इतना कुछ पूछेगा। अब केवल इसी सिलेबस को एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, इकोनॉमी वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, बाकी आप देख रहे होंगे बाकी सब्जेक्ट है, मैंने इकोनॉमी पे फोकस करना। तो अगर इकोनॉमी वाले सिलेबस को ही देख लिया जाए और केवल मैं आपको यही बिंदु पढ़ा दूं, जैसे नाम लिखे हैं कि गरीबी पढ़ा देते हैं या सामाजिक आर्थिक विकास क्या होता है, सतत विकास, इतना ही पढ़ लो तो प्रीलिम्स का एक आध ही सवाल हल कर पाओगे, उससे ज्यादा उसके क्वेश्चन हल होंगे ही नहीं। जो 15-20 का औसत आता है उसमें से एक आध सवाल हल होगा, बाकी सवाल हल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो सिलेबस में लिखा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सिलेबस में जो लिखा है डायरेक्टली यूपीएससी वो सवाल ना पूछ करके उसके अंतर्गत छुपे हुए अन्य टॉपिक को उठा लेता है। और जो स्टार्टिंग में लिखा है ये आर्थिक सामाजिक विकास, बहुत व्यापक शब्द है, इसमें बहुत कुछ टॉपिक छुपे हुए हैं, वहां से यूपीएससी सवाल बनाता है। मैं बताऊंगा अभी वो टॉपिक कौन से हैं। एक और बात कि आप लोग जब क्लास कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है बाद में वो पीसीएस एग्जाम भी देता है। तो आप लोग भी बाद में पीसीएस एग्जाम देते हो, कुछ लोग साथ साथ दे लेते हैं, कुछ पहले पीसीएस दे देते हैं, कुछ लोग पीसीएस तब देते हैं जब यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हो पाता, लेकिन पीसीएस भी एग्जाम देते हैं आप सब लोग। एक स्टूडेंट का तरीका होता है कि पीसीएस की अलग से कोचिंग करने चले जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे क्लास में, और कोशिश करेंगे मैं आपको भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, पास्ट में ऐसी कोशिश हर बैच में हमने कर ली है, आप दूसरे बैच के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके साथ साथ वो सारे टॉपिक भी कवर कर दिए जाएं जो ऑलमोस्ट पीसीएस में आते हैं। बस आपको पीसीएस के लिए जब आपको एग्जाम देना हो उस वर्ष की करंट अफेयर थोड़ी सी पढ़ ली जाए, पीसीएस वाली जो फैक्चुअल करंट अफेयर होती है, तो आपके कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे सब लोग बताओ आंसर, आरबीआई का नाम सुना? तो आरबीआई क्या है, कब बना, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, क्या ये बदलेगा चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या बिहार का या यूपीएससी का? इसके बारे में कोई जानकारी चेंज नहीं होगी। लेकिन कोई पीसीएस एग्जाम देने जाए उसमें लेटेस्ट कुछ आरबीआई के बारे में नया आया हो तो वो पूछा जा सकता है। तो लेटेस्ट वाली चीज जिसको हम करंट इकोनॉमी कहते हैं वो थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है, अन्यथा कॉन्सेप्ट में कभी चेंजेस नहीं आते, ये ध्यान रखना। ये यूपीएससी का सिलेबस था। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दूसरा सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस का। अब आपको देखने में लगेगा सर आपने तो सेम सिलेबस खोल दिया, सेम नहीं है, ऊपर हेडिंग पढ़े, ये किसका? तो यूपी पीसीएस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस, दोनों सिलेबस आज के समय में लगभग सेम। वैसे तो हम मान के चलते हैं कि सोशल मीडिया के युग में आप सब लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन हम एक बार फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता देते हैं ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। दोनों सिलेबस 99% सेम है। अब जरा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आर्थिक और
इधर सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी। और यूपीएससी वाले में देखें यहाँ क्या लिखा था, केवल सांख्यिकी, बस इतना फर्क हुआ। और अंतर्विष्ट का कुछ कोई खास वहां पे मीनिंग नहीं निकल रहा है। और आगे क्या लिख रहा है, सामाजिक क्षेत्र में की गई। एक बात सिद्ध हो गई है, अगर समझ पाए हो तो बताना। क्लास में ना हम चर्चा करते हुए पढ़ेंगे, केवल मैं बोलूं आप सुनते रहो, रामायण सुनने थोड़ी आए हो। हाँ, तो आप लोग जवाब देते रहना मेरी बात का। यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस अगर 99% सेम है, इसका मतलब अगर हम ठीक से तैयारी करें आप लोग, तो दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ, हाँ कि नहीं। और सिलेबस से पता चल रहा है, ये मैं आपको बोलने के लिए नहीं करूं, मैं उसके साथ प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। प्रमाण बताता है कि सिलेबस सेम, लेकिन दोनों एग्जाम में थोड़ा सा नेचर अलग होगा क्वेश्चंस पूछने का। उसके लिए कैसे क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं इसका पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, तो वो बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट, एक तो ये पता चला सिलेबस सेम हुआ। दूसरी बात, ये सिलेबस था प्रीलिम्स का। अब प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग मेंस का सिलेबस भी देख लेते हैं। मेंस के सिलेबस को देखें जरा। इधर यूपीएससी का ये प्रीलिम्स का सिलेबस चल रहा है, ये पीसीएस का मेन प्रीलिम्स का सिलेबस है। और प्रीलिम्स में ये दोनों जो अभी मैंने आपको अलग अलग दिखाया था, अब उसको टेबल बना के दिखाया हुआ है। यही था दोनों में, ये किसका सिलेबस है और ये यूपी, तो दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हुआ। पीटी का सब्जेक्ट है ये। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। ये यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है, इकोनॉमी वाला पार्ट। अच्छा, उस इकोनॉमी के पार्ट को बताने से पहले आप सबको ये पता है पीसीएस में, यूपीएससी में जीएस के कितने पेपर है मेंस में? 4। जीएस के 4 पेपर है। मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जीएस के 4 पेपर 1 2 3 4। हम जिस पेपर की आज बात कर रहे हैं वो कौन सा? थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में लिखा हुआ इंडियन इकोनॉमी, और उसके अलावा साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब है इसमें। 4 पेपर हैं जीएस के। मेरे ख्याल से ये बात सबको पता होती है कि चारों पेपर का वेटेज 250 नंबर का है, हाँ कि नहीं? हाँ, तो चारों पेपर 250 नंबर के, तो उसी में से हम तीसरा हिस्सा इस पे बात कर रहे हैं। अब जो तीसरा पेपर है जीएस, उसमें से इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में मेंस का सिलेबस हम लोग देखें तो ये मेंस का सिलेबस इकोनॉमी का है। 1 से स्टार्ट करते हुए 10 तक 10 टॉपिक दिए यूपीएससी ने। अभी हम टॉपिक के नाम नहीं पढ़ते हैं, बस ये 10 टॉपिक है। किसका सिलेबस था ये? यूपीएससी मेंस का, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। सेंटेंस क्लियर यहां तक? अब ये यूपीएससी का था। अब जरा इसकी तुलना कर लेते हैं हम साथ साथ, और तुलना कर लेते हैं पीसीएस से। पीसीएस से तुलना करने से पहले एक बात और आप सबको जानकारी हो शायद ये, कि यूपी का जो पीसीएस एग्जाम है उसमें पेपर 4 तो हैं जीएस के, 1 2 3 4 जीएस के 4 पेपर है ना। उसमें 5वां और 6ठा पेपर और जोड़ा गया था, रिसेंट में जुड़ा था, पता होगा। और जो 5वां और 6ठा पेपर है वो उत्तर प्रदेश के लोकल कंटेंट को पूछ लेता है। ठीक, अब इतना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा अगर आपको, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं फिर से वही करूं, हमने अपने सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो, साथ साथ पीसीएस कवर हो जाए। मैंने यहां पर बोर्ड पर यूपी पीसीएस ही फोकस क्यों किया है? कारण उसका यह है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस 99% सेम। अन्य पीसीएस में मामूली अंतर है, तो वो यहां पर हमने बोर्ड पे नहीं दिखाया। आप सिलेबस देखोगे तो सब कुछ क्लास में से कवर अपने आप हो जाता है। राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी और हरियाणा, ये 4-5 पीसीएस को हम क्लास में कवर करते हुए चलते हैं। जब भी आपको पीसीएस देना होगा, पर्टिकुलर स्टेट का जो लोकल कंटेंट होता है, जैसे बिहार में कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई दिक्कत है या कोई डेटा है, वो पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का कोई पर्टिकुलर योजना सरकार की है तो वो देखनी पड़ेगी। अन्यथा जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी है वो सब इसी में कवर हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में आपसे ऐसा भी कह सकता हूं कि आपने फीस तो देनी है केवल यूपीएससी की। मुद्दे की बात करते हैं ना, सारा मैटर तो यहीं पे है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हाँ, सारा खेल तो पैसे का, तो बात तो लास्ट वहीं आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये आपको बताना जरूरी है कि उपभोक्ता द्वारा जो वहन किया जा रहा है वो एक ही अमाउंट में मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं। इकोनॉमी की भाषा में, जाने दो, बाद में समझ में आ जाएगी। आगे सुनते हैं, आगे देखें। अब हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस के पेपर की कंपैरिजन कर लेते हैं। फोकस करना नाम पर। ये यूपीएससी पेपर 3 है, ये यूपी पीसीएस का पेपर 3 है, और ये पीसीएस का पेपर 6 है। तुलना करते हैं 1-2 टॉपिक को उठा करके। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है नाम, क्या नाम है? किसका सिलेबस? यूपीएससी सरकारी बजट। मुझे आपको बजट पढ़ाना है, बजट में मल्टीपल बातें हैं वो पढ़ लेंगे।
यहाँ पे देखें, अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो हेडिंग सरकार के और वित्तीय। अब मैं जब बजट पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बजट के अवयव यहाँ पूरे हो जाते हैं। यानी अगर आप कोई स्टूडेंट पढ़ लिया, उसने कोचिंग कर ली यूपीएससी के नाम से कि सर मुझे यूपीएससी का बैच ज्वाइन करना था, कोचिंग कर ली, हमने पढ़ा दिया, लेकिन वो एग्जाम किसी कारण से उसने ये एग्जाम ना दे करके ये एग्जाम दिया, तो बताओ कुछ अलग से पढ़ना पड़ा? कुछ नहीं, अलग से पढ़ना है कुछ। देखें जरा क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़े, उत्तर प्रदेश का मतलब बजट में जो डेटा आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, कितना घाटा, सरकार ने क्या क्या नंबर दिए, वो आंकड़े उसको कौन से पढ़ने? अब उत्तर प्रदेश के। कौन सा पेपर कवर हो जाएगा? अब दोबारा बताएंगे सब लोग और जवाब देते जाना, मुझे भी पता चले आपको मेरी बात कितनी समझ आ रही है। क्या यहां पर ये दोबारा पढ़ेगा कि बजट किसे कहते हैं? यहां पढ़ा दिया होगा, राजकोषीय घाटा नाम सुना है? ये राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, यहां पढ़ा दिया होगा। वहां तो ये देखना उत्तर प्रदेश का घाटा कितने % है। कुछ क्लियर हुआ? तो अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया तो ये वाला हिस्सा नाम मात्र का काम रह जाता, और वो नाम मात्र का काम भी आप ही को बाद में करना पड़ेगा, आज हम करा ही नहीं सकते। कारण अगले साल वो बजट आंकड़े, तो मैं तो आपको ये पढ़ा सकता हूं घाटा किसे कहते हैं, ये चेंज कभी नहीं होगा। बजट किसे कहते हैं, बजट कैसे बनता है, बजट में क्या दिक्कतें आती हैं, टैक्स सिस्टम कितने प्रकार का है, जीएसटी क्या है, जीएसटी में क्या चुनौतियां हैं, क्यों दिक्कत हो रही है अभी भी जीएसटी में, वो सब कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा उसके आंकड़े, सरकार का कलेक्शन जीएसटी का कितना, राज्य सरकार का कलेक्शन कितना, वो नंबर से बदल जाते हैं। और नंबर तो हर साल बदलेंगे क्योंकि बजट हर साल आता है। तो फिर से आपको अगर ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, मेरा ये मानना है जिस स्टूडेंट ने सिलेबस ठीक से समझ लिया, इतना आसान नहीं है। सिलेबस पे घंटों लगता है सिलेबस का एनालिसिस करने में। जितना जल्दी आप सिलेबस को समझ लेते हैं, आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। और दिमाग में जब एक बार ये बात फिट हो जाती है कि अच्छा इसकी तैयारी कर लेते हैं, वो तो साथ में कवर हो ही रहा है, तो फिर ये लगता है कि अरे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी जॉब मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो हमारे सिलेक्शन के चांस और बढ़ गए। बढ़ते हैं कि नहीं भाई? यूपीएससी में वैकेंसी सीमित है, हर साल सीमित वैकेंसी है, कभी लक काम नहीं करता, कभी मेहनत कमी रह जाती है, किसी रीजन से यहाँ रहा, तो आपको इसके लिए अलग से कोचिंग या अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी सिलेबस को आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं जरा हेडिंग पढ़ना। यहाँ पढ़े 5वें नंबर का टॉपिक है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किसका सिलेबस? अब इधर पढ़ो, अप्रत्यक्ष एवं, कितना दिमाग लगाया इसने, देख रहे हैं टैलेंटेड है। क्या किया इसने? प्रत्यक्ष को। अब आप लोग बताएं, सब लोग, इसमें बस हंसी वाली बात है सही में, क्या टॉपिक बदल गया? प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष पहले कर दिया, अप्रत्यक्ष बाद में कर दिया। कितना इनोवेशन है सिलेबस में। यूपी की कमीशन ने काफी इनोवेशन लगाई है, नहीं? अच्छा, फिर आगे देखो इनोवेशन, यहां लिखा सहायता, इंग्लिश वर्ड है सब्सिडी, और यहां भी लिखा इसने, दोनों का इंग्लिश सिलेबस देख लोगे तो दोनों में सब्सिडी लिखा है। उसने कहा थोड़ा तो कुछ तो अलग करा जाए जीवन में, कुछ अलग कर दिया, अनुदान लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, पढ़े तथा, उधर भी तथा ही है भाई, इस बार इसने नहीं बदला, उसको नहीं मिला और लगना ठीक नहीं रहोगे। आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य से, सेम छाप रखा है, यहां पे लिख दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जुड़े मुद्दे, यही इनोवेशन। अब आप इसको कहेंगे कि सर ये तो अलग लग रहा है, तो अलग है भाई, दोनों में एमएसपी पढ़ना है। इंग्लिश वर्ड समझ गए होंगे, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये, एमएसपी पढ़ना है, यहां भी एमएसपी पढ़ना है। आगे इधर यूपी में लिखा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसने लिखा है जन वितरण प्रणाली। नेक्स्ट, जन वितरण प्रणाली के बाद उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार। इधर पढ़े उद्देश्य, कार्य नहीं लिखा, कुछ नया तो किया जाए। आजकल सुना कुछ नया करने से बहुत लाभ होते, जाने दो, बाद में समझना, बहुत कुछ चल रहा जीवन में ना। इधर देखें उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार। इधर उद्देश्य, कार्य, परिसीमाएं, और सुधार को क्या लिखा है? सुदृढ़ीकरण है। इंग्लिश वर्ड सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, तो कुछ नहीं सिलेबस बदला है। मैं बार बार आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, आप हंसी मजाक में चाहे ये दिमाग में बैठा लो कि एक एग्जाम की कोचिंग या तैयारी करने के बाद यूपी का एग्जाम तो एकदम कॉपी पेस्ट है, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा मामूली मामूली से अंतर है, और एग्जैक्ट उन्होंने ऐसे बराबर नहीं रखा, इधर 4 नंबर इधर 4, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे दिखाया नहीं। आप उनका सिलेबस उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके देखो, हमारे नोट्स बाजार में मिल जाते हैं, किसी दूसरे स्टूडेंट से देख लो, जेरोक्स लेके, आपको लगेगा सारे पीसीएस तो इसमें कवर हो ही गए हैं।
तो ध्यान रखना है, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हैं, अगर आपको अपने राज्य का पीसीएस देना है तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा जो आपको अलग से पढ़ना होगा, और वो भी आंकड़ों का। मेरी बात क्लियर है? तभी बेनिफिट होगा, और उसी दृष्टिकोण से पढ़ना भी चाहिए। बार बार ना तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, ना कर सकते हो, ना वो फिजिबल है। बड़ा प्रैक्टिकल बात है। हंसी मजाक में हम कुछ भी कह दें, लेकिन प्रैक्टिकल है। इतना पैसा और इतना संसाधन हर किसी के पास फालतू नहीं, और समय भी तो है। एक एक कोचिंग करने में 1.5-2 साल लग जाएंगे तो फिर यही चलता रहेगा जीवन भर। नेक्स्ट, अब इसी सिलेबस को देखें। सिलेबस में यहाँ पे 10 पॉइंट थे, तो 10 पॉइंट का पूरा कंपैरिजन दिखा रखा है। एक और मैं दिखाए तो पढ़े इधर, यूपीएससी में क्या लिखा है, इसने नाम बदल दिया, इंग्लिश वर्ड दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस ये नए इनोवेशन डालता है, और नए इनोवेशन के लिए पर्यायवाची ढूंढ लेता है, और कुछ नहीं। कभी कभी तो इसको पर्यायवाची नहीं मिलते तो ऊर्जा को ऊर्जा लिख दिया इसने। इतना ही फर्क है ना। तो ये तो हुआ सिलेबस की बात। मैंने आपसे शुरू किया था मुद्दा कि हमें ये पता हो कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, तो हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। एक बात और फायदा है सिलेबस जानने से, जब आप अखबार पढ़ते हैं, अभी आप लोग शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, यूपीएससी की तैयारी में न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, जो आपको समझ में आ जाए, पंजाब केसरी को छोड़ के। उसका भी कारण है, एक दिन उसको देखोगे जरूर। अब मैंने कहा है तो आप पता है, उसको जरूर देखोगे, इसको क्यों छुड़वा रहे हैं ये। और जब आप उसको देखोगे समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों छुड़वाया गया। यूपीएससी के दृष्टिकोण से छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपका मन ज्यादा उधर ही लगेगा। जाने दो, बाद में समझ जाओगे पेपर देख करके। इधर इधर फोकस करो। हाँ जी, बताओ नहीं उसको क्या आता उसमें, वो उसको ज्ञान दे रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ो वो आपकी इच्छा है, लेकिन पढ़ना कंपलसरी। अगला सवाल एक मन में आएगा जो आप लोग हमसे पूछते भी हैं कि न्यूज़पेपर में सर दिक्कत ये होती है, क्या पढ़ें, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पढ़े। जैसे आज के अखबार में अगर ये न्यूज आ गई है कि आजम खान की भैंस चोरी हो गई, ये सिलेबस में कहीं भी किसी भी पेपर में कि भैंस चोरी होना ये कैसे होता है, दुर्घटनाएं हो रही है, पढ़ना हमारे सिलेबस का पार्ट, तो उसको हंसी मजाक में पढ़ा, एंटरटेनमेंट था, छोड़ दिया। आपने पढ़ा कि स्त्री 2 का टर्नओवर 300 करोड़, पढ़ा कि नहीं? अरे सब जानकारी है आपके पास, मसाला तो आपको ज्यादा पता होता है, इधर तो पीएचडी है। हाँ? तो अब बताओ ये टर्नओवर कितने करोड़ पहुंच गया मूवी का, एग्जाम में आ रहा है? बिल्कुल 350 आ जाए, ये अपडेट है भाई। इसको इकोनॉमी के आंकड़े अपडेट नहीं होंगे इधर। खैर, न्यूज़पेपर में से क्या कंटेंट काम आ रहा है। जैसे मान लो वहां पे लिखा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर और बढ़ रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन विजिट पर गए। तो आपको सिलेबस अगर पता हो तो ये दिमाग में आता है, और जैसे जैसे कोचिंग आगे चलेगी तो आपका एफर्ट और बढ़ जाएगा। आपको पता चला कि आईआर में काम आ सकता है, इंडिया यूक्रेन रिलेशन, है ना। अंतरराष्ट्रीय वैश्विक परिस्थितियां जो अभी चल रही हैं, भू राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें भारत की भूमिका, ऐसा कुछ यूपीएससी सवाल बना सकता है। तो आप पेपर पढ़ते समय दिमाग में आ जाएगा। जब आप इजराइल ईरान का युद्ध देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ा आज आरबीआई के गवर्नर ने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो हमने कॉपी में क्लास में कई बार आरबीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, तो आपको याद आया, अरे सर कई बार आरबीआई के बारे में बात कर रहे थे, ये काम आ सकता। तो कैसे समझ आ रहा है न्यूज़पेपर कौन सा हिस्सा पढ़ना है? एक तो सिलेबस से, और सिलेबस को जब टीचर धीरे धीरे टॉपिक्स में तोड़ देता है तो समझ में आने लगता है ये टॉपिक काम का है। मेरी बात क्लियर? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप आए दिन आप मेरे से पूछोगे रिपीटेड क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना, हम उसका क्लास में चर्चा करना अच्छा समझते हैं। हमें लगता है कि उसको बाद में व्यक्तिगत तौर पे बताने के बजाय क्लास में बता दिया जाए। तो एक तो ये हुआ कि न्यूज़पेपर की बात। शुरू में आपको 10-15 दिन लगेगा, सर हमें समझ ही नहीं आ रहा न्यूज़पेपर में क्या पढ़े। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, पढ़ो, लेकिन कंपलसरी है न्यूज़पेपर, सिटिंग हैबिट बनाओ। देश दुनिया को जानना है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना है, कंपलसरी है। जितना समझ में आने दो, 15 दिन की क्लास हो जाए मेरी, 15 दिन बाद आप कहोगे सर अब हमें एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा समझ में आने लग गया। वो थोड़ी सी क्लास आगे बीतेगी तो समझ में आ जाएगा। न्यूज़पेपर के ये सिलेबस के अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने हैं। अब जब मैं सिलेबस की बात कर रहा था तो मैंने आपको एक तो पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस दिखा दिया। सिलेबस देखने के अलावा एक मुद्दे पे आते हैं। अब हम अपने सिलेबस को रीडिफाइन कर लेते हैं अपने अनुसार। आपको पीटी वाला सिलेबस याद है जो भी दिखाया था? दोबारा दिखाऊं? प्रीलिम्स वाले सिलेबस में क्या था?
आर्थिक और सामाजिक विकास, है ना, सतत विकास, गरीबी समावेशन, है ना, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ध्यान है। अब उसी सिलेबस को मैंने अपने हिसाब से रीडिफाइन कर दिया। मैं आपको उस सिलेबस को ऐसे पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस मुख्यतः प्रीलिम्स में काम आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बैंकिंग, देन बैंकिंग को जोड़ेंगे इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन को जोड़ेंगे जीडीपी से, फिर इसी में एक्सटर्नल सेक्टर, ये टॉपिक है बजट। अब जैसे चेक करते हैं, यहाँ नाम लिखा है लोकवित्त, इसी के अंतर्गत हमें बजट पढ़ना पड़ता है। बताएं आप सब लोग, आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो जब मैं बजट पढ़ाऊं तो पीटी के दृष्टिकोण से या मेंस के? आराम से सोच के जवाब दो। आपको कोचिंग से क्या उम्मीद है कि बजट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पीटी के दृष्टिकोण से या मेंस? मेंस में तो साफ साफ लिखा था, अभी सिलेबस दिखाया था, लिखा था ना सरकारी, तो मेंस में तो आएगा ही। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के पता चलता है कि प्रीलिम्स में भी इसके सवाल। तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो, अर्थात इसीलिए इस बैच का नाम फाउंडेशन बैच है। ना ये पीटी का बैच है, ना ये मेंस का बैच है, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग दोनों चीजों को कवर करते जाएंगे। यानी मुझे जब बजट पढ़ाना है तो मैं पूरा टॉपिक खत्म करूंगा। बजट मतलब पीटी मेंस दोनों खत्म हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में सर मेंस वाला हिस्सा बाद में पढ़ाएंगे क्या, नहीं, बाद में कुछ नहीं। और आप सब लोग बताएं, जब जो टॉपिक चल रहा होता है तभी उसका आगे का कनेक्शन वाला पार्ट समझ में ज्यादा आता है, सही है ना। इसीलिए टॉपिक इसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये तो मैंने प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से मेनली तोड़ा हुआ था। मेंस का जो हिस्सा है उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। मेंस के सिलेबस को फिर से रीडिफाइन कर दिया। एक पार्ट है उसका एग्रीकल्चर और दूसरा पार्ट है नॉन एग्रीकल्चर, दो हिस्सों में बांट दिया है। मेंस के सिलेबस को एक बार फिर से देख लो तो आपको समझ में आएगा दो हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है। इस मेंस के सिलेबस में ये लिखे हैं 10 टॉपिक थे, यूपीएससी वाला सिलेबस। इसमें से ये 4 नंबर से लेके 7 नंबर तक ये हिस्सा, इतना, ये पूरा मतलब 4 से 7 ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है। अगर इकोनॉमी के 10 सवाल आ जाए मेंस में तो 5 सवाल लगभग एग्रीकल्चर से रहते हैं, तो यहां से एग्रीकल्चर से सवाल ज्यादा आते हैं। शेष जितना ऊपर और नीचे का हिस्सा दिख रहा है आपको, जो भी कुछ नंबर बचे, वो सब नॉन एग्रीकल्चर पार्ट है। तो मैंने अपने सिलेबस को दोबारा रीडिफाइन कर दिया, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 पार्ट में उसको तोड़ दिया। पढ़ेंगे भी इसको 2 पार्ट में। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर कंप्लीट करेंगे एग्रीकल्चर को। बात क्लियर है? क्योंकि एग्रीकल्चर का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है, और जुड़ा हुआ टॉपिक है तो उसको एक साथ पढ़ा जाए और बाद में फिर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग से पढ़ें। ये मेंस की बात हुई। हमने डिस्कस करना शुरू किया था, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है इसकी जानकारी। तो कहां से मिली जानकारी? एक तो, और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक, अब बात आती है क्यों पढ़ना है। ये जो सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्यों पढ़ना है आपको? तो इसलिए पढ़ना यूपीएससी में सिलेबस में दिया हुआ, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं हुआ। आपको ऑप्शनल क्यों पढ़ना है, तो आपका आंसर पूरा आता है सर 500 नंबर का है। सिमिलरली इसका भी स्कोर पता होना चाहिए आपको। तो पीटी और मेंस के दोनों के दृष्टिकोण से देख लेते हैं जरा एक बार। ये प्रीलिम्स के हिसाब से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2012 से मैंने शुरू किया है, क्योंकि उससे पहले सिलेबस चेंज हुआ था। तो 2012 से लेकर के 2024 तक हम अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ये हमारा हिस्सा, कभी 14 सवाल भी आए हैं, कब आए हैं 2000, और कभी ऐसा हुआ 29 सवाल भी आए हैं 2017 में। टोटल सवाल कितने आते हैं ये तो आप जानती हैं। पीटी में कितने? 100 सवाल। 100 में से अलग अलग ईयर में वेरी कर रहा है और वेरी करेगा। नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है संख्या कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं? हाँ जी, जवाब दीजिए भाई। हो सकता है ना? तो ये कम ज्यादा हो सकती है, सवाल वेरी करेंगे। इससे एक बात सिद्ध होता है, ये ध्यान रखना, अगर ये मैं आज जो बता रहा हूं ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कभी भी। और आप कितनी भी कोचिंग कर लो, आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिसकी कोचिंग पूरी हो चुकी, उससे बात करना, वो आपको बताएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही रहती है। क्योंकि आखिरी में जब तैयारी करनी पड़ती है तो इसी बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी पड़ती है। जब आपका एग्जाम का समय नजदीक आएगा तो आप यही काम बाद में दोबारा करोगे। तो सुने, मैं कह रहा था कि ये कितने सवाल आएंगे, ये क्वेश्चंस वेरी कर रहे हैं। इससे सीखने को क्या मिला? एक तो ये पता चल गया इकोनॉमी के लगभग 15 सवाल आते हैं औसतन। सेंटेंस सही है भाई?
औसतन कितने, तो 100 में से 15 सवाल औसतन आ गए। और दूसरी जानकारी मिल रही है, बहुत काम की जानकारी। सामान्यतः हमने ऐसा देखा है कि कुछ स्टूडेंट वो एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट को जो उनका वीक होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। हर स्टूडेंट का ना एक सब्जेक्ट स्ट्रांग और एक सब्जेक्ट वीक रहता है। किसी का इकोनॉमी, किसी का ज्योग्राफी, किसी का हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट एक स्ट्रांग एक वीक है। मान लेते हैं कि आप में से किसी व्यक्ति ने उसका, सपोज करो इकोनॉमी सब्जेक्ट उसका वीक था। उसने सोचा ऐसा थोड़ी इकोनॉमी के ज्यादा सवाल आएंगे, कभी इकोनॉमी के 11 सवाल भी आए। ये मान करके उसने इकोनॉमी को कम पढ़ा और चारों पांचों सब्जेक्ट जो शेष बचे उनको पढ़ लिया। उसकी किस्मत खराब हो गई, उसी वर्ष उसमें 29 आ गए। मतलब कौन से सब्जेक्ट में कितने सवाल आएंगे, यूपीएससी को गेस करना और आत्महत्या करना दोनों बराबर है। कभी इसके साथ मजाक नहीं, है ना। आप वैसे हंसी मजाक खूब करो, इसको गेस करने का मजाक नहीं। अच्छे अच्छे प्रोफेसर और 15-15, 20-20 साल से जो लोग पढ़ा रहे होते हैं उनका गैस फेल हो जाता है, तो एक स्टूडेंट जो 1.5-2 साल में तैयारी करने आया उसका गैस तो बिल्कुल नहीं। तो अनुमान लगाने ही नहीं। आपको जितने सब्जेक्ट पीटी में होते हैं स्ट्रॉन्ग करके रखना है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। सहमत है मेरी बात से? तो कभी ट्रायल मत करना, आपका एक चांस खराब हो जाएगा एग्जाम का। कभी ट्रायल नहीं। कोई आपको सलाह दे दे कि भाई एक काम करो, ये वीक है इसको छोड़ो, बाकी सवाल तो है नहीं, उसी वर्ष उसके ज्यादा सवाल आ जाएंगे। अब देखो इसमें ऐसा भी दिख रहा है कि ज्योग्राफी के कभी 3 और 8 सवाल भी दिख रहे हैं। इस साल का पेपर देख लो 2024 का, आप में से पेपर देखा हो कुछ लोगों ने शायद, इस साल पेपर देखो, मुझे लग रहा है कम से कम 30 सवाल हैं ज्योग्राफी के। एनवायरमेंट इकोलॉजी मिला दोगे तो और ज्यादा ही हो जाएंगे। तो कभी ट्रायल नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं करना कि नहीं नहीं सर हो से मुझे लग रहा है इस बार ज्योग्राफी कम आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो अनुमान पे चल रहा। और करियर में 1.5-2 साल की कोचिंग करना, 2-4 लाख रुपए यहाँ रहने और कोचिंग में खर्च करना, उसके बाद आप गेस वर्क पे चल रहे हो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। तो इसलिए कभी ट्रायल नहीं करना। कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, संबंधित उसके टीचर से मिलकर के आप समस्या को हल करना, तब जाके आपको डिसाइड करना, लेकिन कोई गेस नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई है, कभी इकोनॉमी के 11 भी हैं, कभी 29 भी हैं, तो मैंने एवरेज मान लिया 15 से 20 सवाल के आसपास एवरेज है। हमें नहीं पता आप जब एग्जाम दोगे तो कितने आएंगे, अनुमान पे नहीं चलना। आई गेस एक अनुमान ये लग गया औसत कितना आता। ये तो किसकी बात थी, पीटी या मेंस? पीटी। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में जो ये सब्जेक्ट थे जीएस पेपर 3, पेपर 3 को तोड़ दिया 4-5 पार्ट में, और पेपर 3 में से ये इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। इस कलर को फोकस करते हैं कि 2015 में कितने नंबर का था पेपर 3? पूरा पेपर 250 में से लगभग 125 नंबर के सवाल हैं। कब? 2000। कभी ऐसा भी हुआ है ये 137.5 का भी हो गया, और कभी ऐसा हुआ है ये 100 नंबर या 85 नंबर का भी रह गया। तो हम एवरेज मान लेते हैं कि 100 से 110 के आसपास नंबर मान लिया मैंने, 125 के लगभग कह लो, है ना। एवरेज है ये, कभी कम भी है कभी। लेकिन एक बात सिद्ध होती है, अगर गौर से देखोगे तो जीएस के पूरे पेपर 3 में से सबसे ज्यादा रोल किसका? इकोनॉमी का। ये जीएस पेपर 3 की बात हो रही है। शेष सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम स्कोर के हिसाब से डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा रोल इकोनॉमी का। तो मेंस में ये आप मान लो एवरेज 50% रोल प्ले कर रहा है पेपर 3 में। नेक्स्ट, पीटी और मेंस दोनों कवर कर लिया तो हमें समझ में आ गया इस सब्जेक्ट की भूमिका कितनी। लेकिन अब आपकी एक नई जानकारी आपको जरा बता देता हूं, कुछ लोगों को पता हो तो अच्छा है। इंटरव्यू कब होता है यूपीएससी का? मेंस के बाद कब, कौन से महीने में? जनवरी फरवरी, है ना। जनवरी के मिड में या लास्ट में स्टार्ट होते हैं, और फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक तक चलता है, फिर रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है? 2-4-10 दिन ऊपर नीचे डेट वेरी कर जाती है कभी कभी। और कुछ लोगों को शायद पता हो, संसद में बजट कब प्रस्तुत होता है? तो पिछले कुछ वर्षों से संसद में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। कब आ रहा है? आने वाले समय में और ये डेट चेंज हो सकती। अब बजट अगर 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है, इसका मतलब है जब बजट प्रस्तुत होगा उसी समय इंटरव्यू चल रहे होंगे। अब हमें और आपको पता थोड़ी है कि आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को होगा। अब हर साल मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं
एक आया, सर मेरा 2 तारीख को इंटरव्यू है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, तैयारी तो तुमने कर ही रखी होगी इंटरव्यू की। बोले सर बाकी सब तो ठीक है, ये बजट भी तो पूछ सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो थोड़ा बता दीजिए। अब आप सब लोग बताइए, एक दिन में मैं इसको बजट में जितना बता दूंगा ये सब समझ जाएगा? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप लोग, समझ तो जाएगा। देखो सही भाई, मेंस दे के आया है, समझ तो जाएगा। अगला सवाल था वो आपने छोड़ दिया, क्या ये बोल पाएगा? हाँ, यहां अटक जाएगा। इंटरव्यू में तो बोलना है ना, और बोलना है अननोन लोगों के सामने। वो नोन के सामने तो बोल नहीं पाता है, जाने दो। अननोन लोगों के सामने बोलना, 5 लोग उसको घेर करके पूछेंगे सवाल लगातार, कैसा रहा कल का बजट? क्या लगता है आपको देश विकास करेगा? ऐसे ही पूछे जाते इंटरव्यू में सवाल। अब वो बजट उसने पढ़ना कहाँ था? सब लोग बताइए, इंटरव्यू की क्लास में क्या आपको आकर के हम बजट या इकोनॉमी पढ़ाएं? इंटरव्यू होता है आपके सेल्फ नॉलेज पर, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, कहाँ के रहने वाले हो, पढ़ाई क्या करी है, हॉबीज क्या क्या है, वगैरह वगैरह। अब आकर के कोई उसमें इकोनॉमी पढ़ाने लग जाएगा तो आप कहेंगे अरे पता नहीं इन कोचिंग में क्या हो गया, इंटरव्यू के लिए गए थे इकोनॉमी पढ़ाने लग गए। बात सही भी है, नहीं पढ़ानी चाहिए। तो ये बजट कहाँ से पढ़ के आए? जब इसने पीटी और मेंस की तैयारी करी होगी तब इसने अच्छे से पढ़ लिया हो। अगर इसने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज ये काम आएगा इसको। कुछ क्लियर है मेरी बात? आप सब लोग फिर से पूछ रहा हूं, जो लेटेस्ट बजट 1 तारीख को आया, इसका इंटरव्यू 2 तारीख को है। 2 तारीख के अखबार में हर पेज पर, फ्रंट पेज पर, हर अखबार में फ्रंट पे क्या छपा होगा? वित्त मंत्री का फोटो, हाथ में बजट, और बजट के बारे में प्रधानमंत्री का भाषण और वित्त मंत्री का भाषण। फ्रंट पेज पे सब में होगा। जो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं जो बोर्ड, उस बोर्ड ने सुबह सुबह वो घर से आए हैं और जिस एज में वो पहुंच चुके हैं वो अखबार ही पढ़ के आते हैं। तो इधर ध्यान दो। अब वो अखबार पढ़ के आए, कोई भी पेपर हो उन्होंने पढ़ा होगा, हर पेपर में क्या छपा है? तो पूरी संभावना बनती है कि 4-5 लोगों के बोर्ड में कोई एक तो पूछ ही लेगा। बोलो। और अब आपने बजट में अगर आपसे ये पूछ लें कल का बजट कैसा रहा, और यहां इसमें यही सीख लिया हो कि बजट का एनालिसिस कैसे करते हैं, बजट कब अच्छा और कब बुरा कहा जाता है, ये सीख लिया हो, तो कल का बजट कैसा रहा, आपने भी अखबार पढ़ी थी, आप बता दोगे कल का बजट कैसा रहा। मेरी बात क्लियर? तो इंटरव्यू के समय इकोनॉमी का रोल सबसे ज्यादा है, जिसका स्कोर मेरे पास है नहीं क्योंकि उसका प्रमाण नहीं होता। हर स्टूडेंट से सवाल की संख्या, सवाल का नेचर अलग अलग रहता है इंटरव्यू में। लेकिन आपका कोई दोस्त यार रिश्तेदार, कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट जिसको आप जानते हो, उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। तो रेयर ही कोई एक आध स्टूडेंट बचता है जिससे इंटरव्यू में इकोनॉमी ना पूछी गई हो। 90% से तो बजट ही पूछा जाता है, और बाकी जो इधर उधर के इकोनॉमी के टॉपिक है वो उस समय रियलाइज होता है कि नहीं नहीं इकोनॉमी पढ़ के जाना चाहिए था। और आपको जानकारी और दे रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम में इकोनॉमी को लेकर के थोड़ा सा भय ज्यादा रहता है, इसीलिए वो मेंस, पीटी मेंस में जैसे तैसे काम चलाते हैं। बोलने की हिम्मत या बोलने की हैबिट नहीं होती। इंटरव्यू में आपको कितनी नॉलेज है बोल के बताना है। लिखना आसान है बोलने से, सहमत है कि नहीं? लिखने में तो आप क्या है, नंबर काटे काटे, कोई डांट तो नहीं रहा कम से कम। लिखने वाला और चेक करने वाला दोनों का समय अलग अलग है, लेकिन बोलने में जब आप बोल रहे हो तभी सुन रहा है वो, और तुरंत काउंटर क्वेश्चन भी पूछेगा, तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुका होता है अगर नॉलेज ना हो तो ध्यान रखेंगे। ये मेरा कंक्लूजन इस मामले में आया, पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों में काम आने वाला सब्जेक्ट है ये। इसका मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक पढ़े, कोई भी टॉपिक मेरे सब्जेक्ट का हो, हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक से प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं तो भी हमारे नोट्स में होना चाहिए, उस टॉपिक से मेंस में सवाल आ सकते हैं तो वो भी नोट्स में होना चाहिए, और उस टॉपिक से क्या क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं उसका जवाब भी हमें पता होना चाहिए। मेरी बात क्लियर? मैं आपको बताता सब जाऊंगा, आप कितना डाइजेस्ट करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि खाना खाना तो आसान है, डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो आपको धीरे धीरे खाना खाना है ताकि डाइजेस्ट भी कर पाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हमें ये जानना था क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो क्या और क्यों का जवाब तो आ गया, क्यों का जवाब आ गया, वेटेज में भी कितना स्कोर होता है। अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, सिंपल है, कोचिंग कर रहे हो कैसे पढ़ना है? नहीं, देखिए कैसे पढ़ना उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक बात करेंगे।
आप लोग जब कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो हम लोग क्लास नोट्स तो लिखेंगे ही। क्लास नोट्स के अलावा यहाँ से आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिल जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, 10-15 दिन आप लोगों को इंतजार करना है। प्रिंटेड मटेरियल तब तक नहीं मिलता है जब तक टीचर ना कह दे मैनेजमेंट को। और हम अपने सब्जेक्ट में, हर टीचर अपने सब्जेक्ट में डिसाइड करता है कि मैटर कब बंटवाना है। क्योंकि हम आपको आज ही अगर वो बुकलेट दे देंगे तो होगा कि आप आज ही घर जाओगे, जोश रहता है शुरू में कोचिंग करते समय, आज ही आप उसका 2 पेज निकालोगे, कल आ जाओगे सर समझ नहीं आ रहा। सब लोग बताइए, जब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ही नहीं है तो समझ में, तो जब तक थोड़ा ज्ञान ना प्राप्त हो जाए, कुछ टॉपिक की समझ ना हो जाए, तब तक हम वो बुकलेट आपको दिलवाते ही नहीं है जानबूझ के। तो वो मिल जाएगी आपको 10-15 दिन बाद। तो नोट्स और नोट्स के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास नोट्स में लिखवाए जाते हैं कॉन्सेप्ट और प्रिंटेड नोट्स में होते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स एग्जांपल के लिए, एग्जांपल मैं सब केवल समझा रहा हूं। आरबीआई कब बना, 1934, 35, 36, 37, मुझे इसको लिखवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूपीएससी में इस क्वेश्चन का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा ये जानकारी किसी को याद करनी हो, मैं बताऊंगा जरूर क्लास में कि आरबीआई 1935 बना, लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं क्लास नोट्स में। अगर हम इन बातों को क्लास नोट्स में लिखवाएंगे तो आपके नोट्स इतने लेंदी हो जाएंगे कि 1 साल बाद आप हमारी आलोचना करोगे, अरे पता नहीं क्या पूरी पोथी भरवा दी, इनको छोटा कैसे करे। कोई भी स्टूडेंट जब मेंस देता है ना, असली वो कोचिंग का आकलन उस दिन कर पाता है। कोचिंग में डेमो लेना या उसमें कोचिंग करना या हंसी मजाक होना, वो आकलन का तरीका नहीं। किसी भी स्टूडेंट को अगर जानकारी ये लेनी हो कि कौन सी कोचिंग से पढ़े, किस टीचर से पढ़े, तो जो मेंस दे रहा हो ना उसी स्टूडेंट से पूछो। मेंस दे चुका हो और अच्छे से बताएगा, क्योंकि मेंस देने के बाद उसको पता चल जाता है कौन सी कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, कितनी देर हंसी मजाक में टाइम चला गया, कितनी देर मोदी जी और राहुल गांधी भाषण हुआ, फिर समझ में आता है क्या सही क्या गलत। शुरू में तो बहुत अच्छा आसान है ना। कोई स्टूडेंट आया दिल्ली में, अभी उसको थोड़ी देर हंसी मजाक करी, वो खुश हो गया, अरे चलो एडमिशन ले लेते। नहीं, हमारा तो मानना है कि मेंस देने वाले स्टूडेंट से पूछो, वो सही पैमाना बता देता है और हम अपने पे, हमें भरोसा है कि वो क्या बताएगा, हम क्या करा रहे हैं। मेंस देने वाले स्टूडेंट से पूछोगे तो ये आरबीआई कब बना, ये किसी काम का नहीं। ना तो आज तक कभी यूपीएससी ने पीटी में पूछा है और ना ही कहीं मेंस में, कहीं इसका रोल ही नहीं है। ये फैक्चुअल सवाल है, तथ्यात्मक है। तो मैंने क्या किया, क्लास में लिखाने का टाइम भी ना वेस्ट हो, नोट्स ज्यादा लेंदी ना हो, सिनॉप्सिस या समरी बनाने में आपको टाइम कम लगे, इसका उपाय निकाला कि ये फैक्चुअल जानकारी को हमने क्या लिखा दिया, प्रिंटेड नोट्स में। फैक्चुअल जानकारी अगर प्रिंटेड नोट्स में रहेगी तो आपको इसमें लिखने में टाइम कम लग जाएगा। कौन से, कहां पे लिखने में, क्लास नोट्स। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट, तो आपको क्या क्या पढ़ना, एक तो क्लास नोट्स देखने, दूसरा प्रिंटेड नोट्स, तीसरी बात एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में 9th क्लास से स्टार्ट होती है, 9th, 10th, 11th, 12th। 9th, 10th, 11th, 12th की जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसको कैसे पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा क्लास में। मैं आपको समय समय बताता रहूंगा, अब एनसीईआरटी 9th क्लास का ये चैप्टर पढ़ लेना, अब आप 10th क्लास के एनसीईआरटी ये चैप्टर पढ़ लेना। लेकिन एक बात बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत कभी एनसीईआरटी पढ़ी है? इकोनॉमी के संदर्भ की बात करते हैं ना, कितने लोगों ने हाथ ऊपर करें? हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ के देखी, बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि आपने देख लिया एनसीईआरटी को। अब बताइए ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे हाथ ऊपर करना कि जिनको एनसीईआरटी की भाषा कठिन लगी हो? इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, केवल भाषा भी कठिन लगी, तो लगभग जितने हाथ ऊपर पढ़ने वाले थे लगभग उतने ही। ठीक, अब ये बताइए भाषा कठिन क्यों है? क्योंकि हमारा आपका उसमें बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड नहीं है तो आपको समझने में दिक्कत आई है। इसीलिए अब क्या करना है तरीका, हम जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ लेंगे, क्लास में जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में अगर आपसे कहूंगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जाके पढ़ो, उसके बाद आपको लगेगा सर ये तो बड़ी सरल थी, पता ही नहीं चला। तो मेरा काम क्या है, किसी टॉपिक को पहले सरल तरीके से आपको समझा देना ताकि आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने। देखो सारी जिज्ञासाएं वालों जो आपके सवाल होते हैं मैं सबको बताता जा रहा हूं, बाद में नहीं इंतजार करना सर ये तो बताया नहीं। एनसीईआरटी के नोट्स क्यों नहीं बनाने? जो हमारे क्लास नोट्स होंगे या प्रिंटेड नोट्स होंगे, इसमें ऑलरेडी वो कवर कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। आप ये बताइए कौन सा तरीका बेटर है? देखिए आप में से कितने लोग रीजनिंग लगाते हैं,
दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, तरीका बताना कौन सा बेटर है। एक तरीका कि एनसीईआरटी 9th क्लास के नोट्स बना लिए जाएं, फिर 10th क्लास के नोट्स बना लिए जाए, ऐसे करके 4 पार्ट 11th 12th तक। और एक दूसरा तरीका, जब कोई टॉपिक आ रहा है, कोई भी टॉपिक, एग्जांपल के लिए टॉपिक का नाम है बैंकिंग, तो बैंकिंग के बारे में 9th 10th की एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, लेकिन 11th में 11th वाली एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ काम का था, वो उस बैंकिंग के नोट्स में ऐड कर दिया जाए। कौन सा बेटर है, पहला या दूसरा? यही करते हैं हम लोग, इसी तरीके पे चलते हैं। तो अगला सवाल आ गया, फिर जब नोट्स नहीं बनाने हैं तो फिर एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है? पढ़नी इसीलिए है कि आपको औपचारिक भाषा की समझ बने। यूपीएससी की भाषा और हमारी क्लास में समझाने की भाषा में, दोनों में थोड़ा अंतर रहता है। हम क्लास में टॉपिक को सरल करके समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पहले टॉपिक समझ में आ जाए, लेकिन उसके बाद यूपीएससी की औपचारिक भाषा भी तो समझनी, असली चीज तो वही है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा सर आपने समझाया था तब तो समझ आ गया, अब ऐसा लग रहा है बड़ा मुश्किल है। ये लैंग्वेज में दिक्कत आती है, यूपीएससी की लैंग्वेज थोड़ी जटिल है। उस लैंग्वेज को कमांड करने के लिए आपको पढ़ लेना एनसीईआरटी को, तो लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी। किताब की भाषा औपचारिक होती है, बोलो हाँ कि नहीं? और किताबी भाषा पर कमांड या यूपीएससी के क्वेश्चन की भाषा को समझने की क्षमता बढ़ानी हो तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, तो एनसीईआरटी पढ़नी। लेकिन फिर से कह रहा हूं, मैं आपको समय समय पे बताऊंगा तब पढ़ना, अभी नहीं। आपके पास है उसको रखो संभाल के, अभी से घर जाते शुरू कर दोगे, कल आके सवाल पूछोगे तो दिक्कत आएगी आप ही लोगों को, क्योंकि मैं आपको तुरंत सवाल का जवाब नहीं दे रहा। जब क्लास नोट्स आपने पढ़ लिया टॉपिक में, कोई भी टॉपिक एग्जांपल मान लिया मैंने बैंकिंग, क्लास नोट्स पढ़ा, पहले क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, उसके बाद डायरेक्ट प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़ने, समझ में? क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी का जो चैप्टर बताया जाए वो, और जब तीनों चीज हो जाए अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से टॉपिक के? जो टॉपिक पढ़ाया गया। वैसे तो मैं मान के चलता हूँ बड़ी कॉमन और बेसिक बातें, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट जल्दीबाजी में कहिए या थोड़ा उत्सुकता में वो गलतियां करता है। जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया बैंकिंग, अब स्टूडेंट सवाल लेके आ गया, सर ये डॉलर का रेट आजकल बहुत बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा अभी पढ़ाया नहीं गया है। कह रहा सर फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए। जो टॉपिक हमें 4-5 क्लास में पढ़ाना है, आप उसमें थोड़ा सा बता दीजिए, इससे काम चल जाएगा, बोलो? तो जब मैं ये कह ही रहा हूं कि बाद में वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को अपने आप पढ़ा देंगे, आपको इतनी उत्सुकता और जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंकिंग का टॉपिक हुआ, क्लास नोट्स पढ़े, फिर अगला क्रम, उसके बाद का क्रम, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने तो हो जाएंगे। चाय है, इतना घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ रुको रुको रुको, इधर भेज दीजिए, देखो ये चाय मंगवा रहे, एक तो पहले से उसने चीनी कम डाली है, कूलिंग कम करा दो भाई। हाँ जी, इधर सुनो, इतना गौर से देखते हो, चीनी खींच लेते हो पूरी आंखों से। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जब आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक का सीक्वेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए बिना वो सॉल्व नहीं होता, प्रीवियस ईयर को जरूर सॉल्व करना है। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने कहाँ से? अगला सवाल है कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक तो ये कि आपको इकोनॉमी की कुछ ऐसी बुकलेट मिलेंगी, ये जस्ट उसका कवर पेज की फोटो है, तो ऐसी इकोनॉमी की बुकलेट मिल जाएंगी। नेक्स्ट, मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन बैंक दिलवाऊंगा। एक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है यूपीएससी और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न। तो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के क्वेश्चन है इसमें। करीब आप टोटल करोगे तो मुझे लगता है 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, नंबर्स देख लेना, दोनों है। जब आप ये सॉल्व कर लो, फिर से पूछ रहा हूं, फिर बता भी रहा हूं, टॉपिक वाइज करना, आगे जल्दी नहीं बढ़ना है, आप ही लोगों को डिमोरलाइज हो जाओगे और कुछ नहीं होता। मेरी बात समझे कि नहीं? आपको पढ़ाया गया हो बाबर के बारे में, आप सवाल कर रहे हो गांधी जी का, सॉल्व नहीं होगा, गलती आपकी है। टीचर पे उसमें दोष देने से कुछ नहीं होता। जो टॉपिक पढ़ाया है उसको सॉल्व करना नहीं, आगे भागना तो अपना ही नुकसान, डिमोरलाइज हो जाता है। आगे एक और 1000 क्वेश्चन है, 1000 से ज्यादा ही है, ये मॉडल क्वेश्चन है। ये वाले कौन से हैं? प्रीवियस ईयर के, और वो क्वेश्चन
तो 2 बुकलेट आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आप एक एक करके आराम से सॉल्व करना। अब आप समझ गए होंगे पूरा सीक्वेंस करते हैं। सबसे पहले क्लास अटेंड करी, क्लास नोट्स के बाद प्रिंटेड नोट्स, उसी के साथ साथ पढ़ते जाना। नेक्स्ट फिर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर मॉडल क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक दिए। ये क्लियर मेरी बात? ये सीक्वेंस रहेगा। इस सीक्वेंस से तसल्ली से आराम से करना, हो जाएंगे सॉल्व आराम से क्वेश्चन, और समझ भी सब आता जाएगा। दिक्कत तब होगी जब आप क्रम तोड़ दोगे, और हमारी आदत है कि हमारे पास अगर आप क्रम तोड़ के पूछने आओगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो वो सामान्यतः स्टूडेंट उसको गायब कर देता। अच्छा, इसी में एक लाइन और जोड़ लेते हैं। शुरू में 10 दिन की तैयारी होती है तो बहुत जोश रहता है, सर जैसा आप बता रहे हम पढ़ रहे हैं। 10-15 दिन के बाद थोड़ा भटकावान लगता है, जोश ठंडा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे, ये मैं आपको अभी से समस्या बता रहा हूँ, मेंस जो दे रहा है उससे बात करो, सबसे अच्छा तरीका। कोचिंग में जो बताया जाए ना वो मेंस के स्टूडेंट से पूछो। मेंस के स्टूडेंट मिलेंगे कहाँ? तो यूट्यूब पर भरमार है, सबने अपने अपने वीडियो बना के डाल रखे हैं। और नहीं तो कोई आपके आसपास कहीं लाइब्रेरी में कहीं भी पढ़ रहे हो या जहाँ रह रहे हो, कोई मेंस दे रहा हो तो उससे पूछो। सबसे बड़ी आज की समस्या है, स्टूडेंट कहता है सर कंटेंट मेरे पास जरूरत से ज्यादा हो गया। जरूरत से ज्यादा कंटेंट, अब जरूरत से ज्यादा का मतलब क्लास नोट्स में मैंने किसी टॉपिक पे लिखवा दिए 10 पेज, प्रिंटेड नोट्स में उस पर 15 पेज है, एनसीईआरटी पढ़ ली 5-7 पेज की एनसीईआरटी, प्लस भावावेश में आकर के बाजार से 3 तरह की मैगजीन खरीद ली इसने, एक्स कोचिंग, वाई कोचिंग, जेड कोचिंग, फिर करंट अफेयर है। अब ये कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूजन है? अब इसको मेंस देना है, और मेंस देने के लिए क्वेश्चन लिखना, और क्वेश्चन कितने शब्दों में? 150 शब्द। कितने शब्द? 150 शब्द का मतलब होता है सामान्य भाषा में 1 पेज। अब ये इतना सारा कंटेंट 1 पेज में कैसे चेंज करे? और अब उलझा हुआ है और माथा पकड़ के बैठे होते हैं, पता नहीं क्या कर दिया। लाइब्रेरी में आप लोग जाते होंगे या कहीं देखा होगा ऐसा, स्टूडेंट के सामने इतना फैलावना है, पूरा फैल रखा। उससे पूछो भाई क्या पढ़ रहे हो? बोल सर पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जरूरत से ज्यादा हो गया। यही एक समस्या है जिसको आपको कम करना है, और ये शुरू से ही करते जाना। 1 महीने बाद ये आपके पास इतना ज्यादा भंडार हो जाएगा कि आपको टेंशन हो जाएगी, और एक दिमाग में बार बार एक सवाल आता, सवाल है कि हम भूलते जा रहे हैं। भूलते क्यों जाते हैं? क्योंकि जरूरत से ज्यादा कंटेंट होता है, या आपने जो कंटेंट कहा था आपने उसको छोड़ दिया। तो साथ साथ पढ़ते जाओगे तो दिक्कत नहीं आती है, तो साथ साथ इनको कवर करना। ये बातें मुझे बार बार ना कहनी पड़े आपको। आगे सुनते। अब आपको सरकार के जो करंट अफेयर का मामला है, जो इकोनॉमी का करंट है, तो करंट इकोनॉमी को कहां से पढ़ना वो देख लेते हैं। क्लास में आपको मल्टीपल सोर्स बताऊंगा कि करंट इकोनॉमी कहां से पढ़नी है। अभी पीटी वाला सिलेबस याद है? फिर से देखें, मैं याद दिलाता हूं। आर्थिक सामाजिक विकास है ना, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई। ये लास्ट वाला जो नाम है ये क्या है? सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सरकार की योजना। तो सरकार की जो योजनाएं हैं ये आपको पढ़नी, सरकार की योजनाएं पढ़नी जरूर है, लिखा है सिलेबस में। 2024 का सवाल देखो या 2012 का, 12 में तो 8 सवाल आए थे योजनाओं पर, 2024 में भी 3-4 सवाल हैं योजनाओं पर। हर साल सरकारी योजनाओं पर सवाल रहते हैं। सरकारी योजनाओं पर आप आसानी से पढ़ पाओ इसके लिए हमने सिनॉप्सिस बनवा दिया है, तो आपको सिनॉप्सिस मिल जाएगा। उस सिनॉप्सिस में कुछ ये कंटेंट है, एक बार देख लेते हैं। ये सिनॉप्सिस की बुकलेट होगी, इसमें सरकार की योजनाएं कवर कर दी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक नाम सुना होगा, ये कवर है। तीसरा, महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स, एग्जाम्पल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सुना है नाम, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। और चौथा, महत्वपूर्ण रिपोर्ट। इन चारों को मैंने इसमें कवर कर दिया। चारों जो इसमें कवर की गई हैं ये सिनॉप्सिस की फॉर्मेट में है। सिनॉप्सिस की फॉर्मेट का मतलब है यानी आपको इस तरीके से बताया गया है कि आप उसको आसानी से रिवाइज कर पाओ, नहीं तो उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। देखें जरा, उस सिनॉप्सिस की फॉर्मेट की बात हो रही। ये सिनॉप्सिस था जो पहला पेज था, पहला पेज वही समझ गए। अब आते हैं इसके कंटेंट पर। मैं कोई एक आध आपको कंटेंट ऐसी रैंडम दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखें, ये नाम सुना है, प्रधानमंत्री आवास योजना सुना है? अब इस योजना को 1 पेज में खत्म किया गया, 1 पेज है,
पीडीएफ का एक पेज है, प्रिंट आउट में भी एक ही पेज है। नेक्स्ट ऊपर नीचे पेज चेंज करूंगा, योजना चेंज हो जाएगी। इस पेज में योजना का कंटेंट कवर है। एक फॉर्मेट हमने पकड़ लिया, उसी फॉर्मेट पर सारा सिनॉप्सिस बनाया गया है। योजना कब शुरू हुई, कौन संचालित करता है, योजना का उद्देश्य क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, योजना में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उस योजना से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, यहाँ पर उसमें कुछ नया अपडेट आया, वो आ गया, योजना खत्म। नेक्स्ट पेज चेंज करो, अगली योजना आ जाएगी। सरकारी योजनाओं से सवाल पेटी में आते हैं, कन्फर्म है। और अभी आप यहां से जाने के बाद XYZ किसी भी कोचिंग का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम भी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिस दिन हमने ये बनाई थी उससे पहले की डेट का बना हुआ हो तो गारंटी है ये योजनाओं का कंटेंट ऐसे बना होता है, कम से कम नहीं तो उस पर 20 पेज हो देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना पर योजना क्या है, इतने पैराग्राफ योजना क्या है, फिर योजना का उद्देश्य, चलते चलते 15-20 पेज भर दिए। अच्छी बात है, बहुत डिटेल से है। अब सवाल आएगा तो कितना यूज करना है, मैक्सिमम 150 शब्द। आपने मुझे दे दिए 1500 शब्द, यानी आपने मेरा काम बढ़ा दिया। क्या करूं अब इसमें से 90% कंटेंट को छांटना है। बताओ भाई, छांटना आसान है? सबसे बड़ी दिक्कत उसी में आएगी, सिनॉप्सिस बनाने में। तो हमने क्या किया, उसको ऑलरेडी सिनॉप्सिस की फॉर्मेट में दे दिया। आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं, सब चीज़ों का क्रम हमने डिसाइड किया हुआ। तो मैनेजमेंट हमारे क्रम के अनुसार ही चल पा रहा है। इसमें फैकल्टी जैसे कहता है वैसी योजनाओं का सिनॉप्सिस बांटेंगे। एक तो ये योजनाएं हुई, इसमें केवल योजनाएं नहीं थी, और क्या था, इंडेक्स थे ना। इंडेक्स, अभी हेडिंग तो देखा था आपने, इसमें इंडेक्स दिए थे। इंडेक्स के अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो दोनों तीनों चीजें इसमें कवर की गई। जैसे देखें, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक है। ये इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, इंडेक्स के कुछ तथ्य, इंडेक्स किस आधार पर प्रकाशित होता है, वर्तमान स्थिति, ब्रिक्स और पड़ोसी देशों से मूल्यांकन, और वैश्विक स्थिति। इंडेक्स कंप्लीट। पीटी में सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इस सिनॉप्सिस का महत्व समझ में आएगा। 2022 से पहले तक स्टूडेंट मुझे आकर के हमेशा शिकायत करते थे कि सर ये कंटेंट कहीं मिलता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट है नहीं, कंटेंट तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। और हर स्टूडेंट की समस्या है कि सर ये कंटेंट पढ़ने में टाइम बहुत बीत जाता है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ोगे समझ जाओगे। और मैं तो इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट की भाषा बोल रहा हूँ। कंज्यूमर को कुछ भी खरीदने से पहले सारे प्रोड्यूसर्स को चेक कर लेना चाहिए। इकोनॉमी समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, बहुत ठोक बजा करके चैलेंज के साथ वो भोक्ता को जान लेना चाहिए। और आप जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, 4 दुकान ट्राई करते हो कि नहीं? यहां भी करो, लेकिन चारों पे सेम टॉपिक ही ट्राई करना चाहिए। यहाँ इकोनॉमी का डेमो ले लिया, वहां ज्योग्राफी का, कहीं और हिस्ट्री का, कहीं और साइंस का, तो कंपेयर। हलवाई का कंपेरिजन हलवाई से ठीक है, तो कोचिंग का कंपेरिजन भी कोचिंग से ही हो, सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से हो। दिक्कत क्या होती है कि आपको शुरू में, जैसे मैंने अब ये बातें बोल दी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोला सब जगह जाता है, करा है कि नहीं वो तो वो बताता है जिसने कोचिंग पूरी कर ली। हाँ कि नहीं? जिसने कोचिंग पूरी कर ली वो बताता है, जो बोल रहे थे कहीं नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं सब, उससे पूछो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं डेमो लेने से सिर्फ पता नहीं चलता कोचिंग कैसी है। प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके ना, उनसे पूछो कि कोचिंग कैसी है। उनसे पूछो टीचर जो कहते हैं ये हवाबाजी कर रहे हैं या कुछ होता है, तो असली आइडिया तभी लग पाता है। अब मेरे पास तो बोर्ड में इतना कंटेंट है कि जो मेरे से पढ़े हुए होते परेशान ही रहते हैं। यहाँ इतना कंटेंट मैंने पीडीएफ में लगा रखा है, और ये सारा कंटेंट मैं आपको टॉपिक के साथ साथ दिखाऊंगा। इसी में एक और चीज साथ में बता देता हूँ, आपको एक चिंता और रहेगी भी बाद में कि करंट इकोनॉमी कहाँ से अपडेट करें। वैसे तो हम लोग कह देते हैं कि आप खुद अपडेट करो, लेकिन जब वर्ष बीत जाता है तो हमें भावुक हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं हमें कुछ करंट अफेयर के लिए कर देना चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए हर साल पीटी से लगभग 2 महीने पहले संबंधित विषय के टीचर करंट अफेयर पढ़ाते हैं। जैसे इकोनॉमी का करंट आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी का कंटेंट होगा तो गौरव सर पढ़ाएंगे। ऐसे संबंधित विषय के जो टीचर हैं वो पढ़ा देते हैं। और करंट का फिर उसी तरह से सिनॉप्सिस मिल जाता है, जैसे ये पिछले साल का था, ये 2024 में मैंने पढ़ाया था। अभी 2024 का करंट है जो पीटी से पहले मैंने पढ़ाया, उसमें ऐसा करके फिर पीडीएफ बन गया। फिर अगेन सेम सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, एक पेज एक टॉपिक खत्म, दूसरा पेज दूसरा टॉपिक खत्म। जब हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, आप बताओ पीटी से पहले क्या आप चाहोगे कोई आपको बहुत भारी भरकम बहुत सारा ज्ञान दे दे?
बोलो, पीटी से पहले क्या चाहोगे? सर थोड़ा थोड़ा बेसिक जो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, बहुत टेंशन हो रही है। सही बात है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट का मतलब होता है समराइज बता दीजिए। अब मैं अगर इसी चीज को आपको पढ़ाने बैठ जाऊं और लिखा दूं 10-15 पेज, करंट अफेयर की क्लास में नाम मात्र हम लिखाते नहीं, ये पढ़ाया समझाया, इसका प्रिंट आउट दे दिया या इसका सॉफ्ट कॉपी दे दिया, पढ़ लिखने का काम खत्म। जब एग्जाम में पीटी नजदीक आ चुका होता है तो एकदम स्टूडेंट ना तो लिखना चाहता है, ना उसके पास समय, और ना लिखना चाहिए। सहमत है सब लोग? इसीलिए इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देते। और आज के समय में चूंकि करंट अफेयर की क्लासेस में 10-15 पेज का कंटेंट होता है, तो उसका प्रिंट आउट भी ले तो कोई किसी को महंगा नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों को कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा। बोलो, तो आपको ये इकोनॉमी का करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी के सिनॉप्सिस वगैरह सभी इसी के साथ मिल जाते हैं। इस जानकारी को और ले लेते हैं, फिर हम अब टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ये सारे प्रोग्राम के नाम है भाई, आप पढ़ लो एक बार। ये जो प्रोग्राम के नाम है ये क्यों शुरू किए जाते हैं, नाम से पता लग जाएगा। पहला वाला नाम क्या है? पीजीपी, प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम। तो पर्पज क्या है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया जाए। दूसरा नाम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो पर्पज क्या है? जो स्टूडेंट मेंस दे रहे हैं उसको इसमें एनरोल किया जाता है। थर्ड, अगेन जिन स्टूडेंट का सिलेबस पूरा हो चुका है उनको प्रिपरेशन को और एनरिच करना और इंप्रूव करना, ये थर्ड प्रोग्राम उनके लिए। और ऐसे ही फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और लास्ट में इंटरव्यू गाइडेंस। और काम की बात, जो आप सबके काम के सारे प्रोग्राम निःशुल्क होते हैं, क्यूएडी को छोड़ करके। अब इनके बारे में बता देते हैं कहां चलेंगे, ये भी यहीं चलते। ये जो लिखा ना पीजीपी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, मेरे ख्याल से ये बातें पता होती हैं सबको। मैं एक जस्ट एंड देता हूं। आप लोग बताइए, हिंदी मीडियम मुश्किल हिंदी मीडियम के लिए कहां ज्यादा आ रही, प्रीलिम्स में या मेंस में? प्रीलिम्स में 98% स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही फेल हो जा रहे हैं। और प्रीलिम्स में फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको भाषा पे दिक्कत है, क्वेश्चंस में दिक्कत है। संस्कृति है इसका सिंगल एक मोटो है। देखो, आय का जरिया तो सबके लिए, हमारे लिए भी है और अन्य कोचिंग के लिए भी। आय का जरिया तो है, इसमें कोई मुकरने वाली बात ही नहीं, वो तो सबके लिए होता है। लेकिन उसके साथ ही नोबल प्रोफेशन है। और हमारा उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट पिछले कुछ सालों से घटा है वो बढ़े। और बढ़े कैसे? तो प्रीलिम्स में दिक्कत ज्यादा है, इसलिए आप देख रहे होंगे 2 प्रोग्राम है ये प्रीलिम्स के लिए। ये 2 प्रोग्राम चलते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सिलेबस कुछ आधा कर लिया हो या जिनका सिलेबस पूरा हो गया हो। दूसरे शब्दों में, आपका जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो भी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है कि आप यही चाहते थे। हाँ, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा आप ही हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे, नहीं। लेकिन प्रीलिम्स होता क्या है ना, सामान्यतः कोचिंग खत्म, आप कौन हम कौन हो जाता है, यही तो होता है। और यही दिक्कत है स्टूडेंट की। बाकी कोचिंग की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ ऐसा भी नहीं कि आप टीचर से नहीं मिल सकते, यहाँ तो टीचर से बहुत मिल सकते हैं। ऐसे लगे जैसे खाली बैठे हैं। आपको कभी भी नोट्स चेक कराने होंगे, है ना, आपको कभी भी सवाल पूछना होगा, लगभग सब टीचर से आप मिल सकते हो। लगभग मैंने इसलिए लगा दिया, कभी कोई रेयर कंडीशन होती है कि उस दिन टीचर अवेलेबल नहीं है, अन्यथा क्लास के बाद या क्लास के पहले हर बैच के स्टूडेंट आते रहते हैं। हमारे पास तो कभी कभी दूसरी कोचिंग के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, सर एक बार मिलना था। पूछे क्या काम है? सर थोड़ा जानना था कि तैयारी कैसे करें। तो हम पूछ लेते हैं कौन से बैच के हो? बोले सर यहाँ का नहीं हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी बता दिया। बताने में क्या हुआ, हमें कोई नुकसान थोड़ी हो गया, बता दिया उसको। वो बेचारा एक बार कोचिंग कर चुका है, 1.5-2 लाख दे चुका है, तो दोबारा मैं उससे अगर ये कहूं कि तुम कोचिंग कर लो तो बताऊंगा, तो ये तो शायद अन्याय है। अन्याय है कि नहीं? इसलिए इस सब में कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये प्रोग्राम अभी जैसे आजकल मेंस की तैयारी चल रही है, अभी 20 सितंबर से मेंस है, तो मेंस मेंटरशिप चल रहा है, निःशुल्क है। ये लाइब्रेरी अलग से दे रखी है इसको। जो मेंस कर रहे हैं, जिनको मेंस देना है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी फ्री है। और ऊपर से एक नई चीज है वहां पे, आपको अगर जानकारी हो तो, टीचर खुद मिलने जाता है लाइब्रेरी में, स्टूडेंट नहीं आते। अभी आप लोग हमसे पूछने आते हो, इनका लेवल बढ़ गया भाई, समझ रहे हैं? पीटी पास किया इन्होंने, तो इनको थोड़ा तो रेस्पेक्ट देना ही चाहिए। आज ही की बात है, मैं लाइब्रेरी में गया था, वहां लाइब्रेरी में जाके पूछ के आया कोई दिक्कत, आंसर राइटिंग कैसे करी, किसी ने आंसर राइटिंग कर लिया, चेक करा दो।
यानी फिर से वही बात बोल रहा हूँ, हमारा पर्पस सिंगल है, आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए और रिजल्ट इंप्रूव हो हिंदी का। और लास्ट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी इसी तरह का है, ये भी निःशुल्क है। इसमें भी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए टीचर और जो अन्य टीम होती है सिलेक्टेड लोगों की, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं उन सब की टीम रहती है, तो इंटरव्यू गाइडेंस भी ऐसी फ्री चलता है। लेकिन यहाँ तक फ्री का लाभ लेने के लिए पहले इस फ्री के लाभ को उठाओ। ये लाभ उठाओगे तभी आपके लिए काम का है ये, नहीं तो ये आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये दोनों काम आपको तभी मिलेंगे जब आप पहले इसका लाभ उठा पाओ। और सारे प्रोग्राम, ये पीजीपी या ये जो पीआरए प्रेप लिखा है, इनकी कब कब इनकी जो प्रक्रिया चलती है आपको सब सूचित कर दिया जाएगा। क्लास में बता दिया जाएगा कि भैया पीजीपी स्टार्ट हो रहा है, अब प्रेप स्टार्ट हो रहा है, और आप सब लोगों के लिए उसमें निःशुल्क और कंपल्सरीली इनरोल होना होता है। कम पर्पज क्या है? आपकी प्रैक्टिस कराना। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ तो रहे हैं, समझ भी आ रहा है, दिक्कत कहाँ होती है? क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका क्या तरीका है? अभ्यास। और अभ्यास के लिए ये सारे प्रोग्राम थे। तो जैसे जैसे क्लास चलेगी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मेरे ख्याल से ये जान गए आप सब लोग कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसे।